हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट वेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 11th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का 14वां अध्याय कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। इसके प्रथम भाग को हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने औपचारिक पत्र और मुख्य टिप्पणी समझा था। आज जो हम देखने जा रहे हैं ये हमारा भाग 2 है। इस भाग में हम देखेंगे कौन से पत्र, अनुषंगिक टिप्पणी, आपके अर्ध सरकारी पत्र और स्मरण पत्र। ये 3 तरह के पत्रों को हम इस भाग में समझेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि इस पाठ को हम 3 भाग में लेकर आएंगे, तो एक भाग प्रस्तुत हो चुका है, दूसरा भाग ये है और तीसरा आगे आएगा। तो जो हम आज भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं इसमें हम इन तीनों तरह के पत्रों को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो है एक मुख्य टिप्पणी जो है वो ज्ञान प्रकाश जी द्वारा लिखा जा चुका था और उसे वापस शंकरन जी के पास भेजा गया था। क्या दिया था? श्री ज्ञान प्रकाश जी ने के ज्ञान से प्रकाशित होने के बाद फाइल अब शंकरन जी के पास आ गई है। उन्होंने सब कुछ टिप्पणी लिख दी और वापस शंकरन जी के पास वो फाइल वापस भेज दी। वे तो पहले से ही भरे बैठे थे। भाई शंकरन जी नहीं चाहते थे कि फोन के खर्च को बढ़ाया जाए, वो चाहते थे 2000 है 2000 ही रहे, नहीं बढ़ाया जाए। तो वो पहले ही इस चीज को उनको पसंद नहीं थी। फिर ज्ञान प्रकाश जी की टिप्पणी को पढ़ने के बाद उनकी बाँछें खिल गईं। ज्ञान प्रकाश जी की मुख्य टिप्पणी के नीचे उन्होंने अपनी अनुषंगिक टिप्पणी कुछ इस प्रकार लिखी। अब उन्होंने भाई जैसे ही पढ़ा कि भाई इन्होंने भी नहीं माना, ये बात जो है ज्ञान प्रकाश जी ने भी डिनाई कर दी कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये बात तो भाई शंकरन जी को बहुत अच्छी लगी। अब उन्होंने जो टिप्पणी लिखी थी, मुख्य टिप्पणी जो लिखा था ज्ञान प्रकाश जी ने, उसके नीचे इन्होंने फिर एक अनुषंगिक टिप्पणी लिख दी। अब क्या थी ये अनुषंगिक टिप्पणी आपकी? मैं ऊपर लिखी टिप्पणी से सहमत हूं। साथ ही इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते रहे हैं, जो परिपत्र का उल्लंघन है। चूंकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है, अतः अतिरिक्त राशि निदेशक द्वारा होनी चाहिए। यह राशि निदेशक के वेतन से काटी जा सकती है। विचारार्थ कौन है? कौन विचारार्थ कौन कर रहे हैं? शंकरन जी। शंकरन अनुभाग अधिकारी। कौन ये किसको दे रहे हैं? ये उपनिदेशक प्रशासन के पास में ये चीज भेजेंगे। तो अब ये था, उन्होंने यहां पर टिप्पणी में क्या लिख दिया शंकरन जी ने, जो पहले ही भरे बैठे थे कि पिछले 6 महीने से आप ऐसे ही बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ये जो आपने जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा किया है ये प्रशासन द्वारा दे नहीं होगा, ये निदेशक के वेतन से ही काटा जाएगा जो एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है। ये टिप्पणी अनुषंगिक थी जो कि शंकरन जी ने लिख दी। अब इसमें जो अनुषंगिक टिप्पणी लिखेगी इसमें ध्यान देने बात क्या है? क्या है? सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, उसे अनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं और यह प्रक्रिया अनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। तो जब जो पहली टिप्पणी मुख्य टिप्पणी भेजी गई, जो भेजी नीचे सहायक अधिकारी ने, उसके ऊपर जो हमारे व्यूज हैं जब हम उन्हें लिखते हैं तो वो अनुषंगिक टिप्पणी होती है और इसको लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुषंगिक टिप्पण। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती। शंकाएं अधीनस्थ की टिप्पणी के नीचे या तो केवल हस्ताक्षर भर करता है या मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूं लिखता है। यानी कि अगर ऊपर लिखी गई से सहमत होते हैं तो टिप्पणी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हस्ताक्षर कर देते हैं, एग्रीड कर दिया कि हाँ मैं सहमत हूं, बस इतने से ही कार्य भी चल जाता है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है मगर उसे और शंकस्थ एवं तर्कसंगत बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ जोड़ना चाहता है तो वह अपना मंतव्य अनुषंगिक टिप्पणी के रूप में लिखता है। अब जैसे कि भाई पहले सहमत होता है तो खाली साइन करके छोड़ दिया, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मुख्य टिप्पणी के नीचे ही साइन कर देगा और लिख देगा कि मैं सहमत हूं। अब मान लीजिए वो सहमत है मगर कुछ और चीजों को ऐड करना चाहता है, तब वो क्या लिखता है? तब वो अनुषंगिक टिप्पणी लिखता है। मुख्य टिप्पणी के नीचे एक और अनुषंगिक टिप्पणी लिखता है। यदि अधिकारी पूर्णतः असहमत है
है या आंशिक रूप से सहमत है तो वह अपने तर्क के कारणों के साथ अनुषंगिक टिप्पणी लिखता है। मान लीजिए जो मुख्य टिप्पणी लिख के नीचे सहायक ने भेजी है उससे एग्रीड नहीं है अधिकारी, जो अनुभाग अधिकारी वो सहमत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा जो है एक पूरी टिप्पणी लिखेंगे, जो भी वो क्यों सहमत नहीं है, क्या कारण है, वो सब कुछ वो उसमें लिख देंगे। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं होता। जो भी सहायक ने टिप्पणी लिख के दी है उसको भी हटाने का अधिकार अधिकारी के पास नहीं है। वह केवल अपनी सहमति, आंशिक सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है। मतलब वो अपने जो व्यूज हैं वो दूसरी टिप्पणी लिख के वो व्यक्त कर सकता है। अनुषंगिक टिप्पणी प्रायः संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी भी हो सकती है। अनुषंगिक टिप्पणी जो होती है वो बहुत छोटी लिखी जाती है, लेकिन जब असहमति होती है तो क्या होता है, उसमें रीजंस देने पड़ते हैं, कारण देने पड़ते हैं, तब वो लंबी हो जाती है। अब फाइल एक और सीढ़ी चलकर राजकुमार शर्मा जी की मेज पर आ गई, जो उप निदेशक प्रशासन है। यानी कि अब शंकरन जी के पास से ज्ञान प्रकाश जी के पास गई। अब ज्ञान प्रकाश जी ने फिर उसे शंकरन जी के पास भेजा। अब शंकरन जी ने उसे कहां भेजा है, आपको राजकुमार जी जो कि उप निदेशक हैं। अभी उन्होंने निदेशक को भेजी थी, अब किसको भेज रहे हैं, वो उप निदेशक को भेज रहे हैं। कामकाज को वे बड़ी ही दक्षता और फुर्ती से निभाते हैं। कौन, राजकुमार जी बहुत ही दक्ष व्यक्ति हैं। वे नियमों के पाबंद हैं और उनमें कोताही उन्हें पसंद नहीं, मतलब किसी तरह के नियम को तोड़ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी कोई फाइल उन तक पहुंचती है तो वे उसमें किसी गोताखोर की तरह डुबकी लगाते हैं और मोती निकाल लाते हैं। इस फाइल की गहराई में भी वह कुछ इसी प्रकार उतरे। विचार के जो मोती निकाले उसे उन्होंने फाइल पर जड़ दिए। मतलब कहने का मतलब है, जब कोई फाइल उनके पास आती है तो उसमें बहुत गहराई से अंदर तक वो विचार करते हैं और उसमें जो मेन बात है उसको निकाल के लाते हैं और फिर उसको लिखते हैं। अब जो ये भी लिखा जाएगा ये भी अनुषंगिक टिप्पणी होगी। क्यों, क्योंकि ये टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी लिखी जा रही है, इसलिए ये अनुषंगिक, मतलब एक टिप्पणी है उसके ऊपर ऑलरेडी लिख रहे हैं तो वो अनुषंगिक टिप्पणी कहलाती है। मैं सहायक से सहमत हूं। साथ ही यह भी जोड़ना चाहूंगा कि 23 नवंबर 2004 को जब परिपत्र जारी किया गया था तब कॉल की दरें ज्यादा थी जो अब काफी गिर चुकी हैं। ऐसे में यह साफ है प्रकारांत से निर्धारित व्यय सीमा अपने आप में ही बढ़ गई। इसे और घटा दिया जाए तो संस्था के खर्च में कमी आएगी जो लोक हित में होगा। मैं अनुभाग अधिकारी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सीमा से अधिक की धनराशि निदेशक के वेतन से वसूली जानी चाहिए, लेकिन उनसे विस्तार में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। तब उन्होंने बोला, अब इन्होंने कितनी गहरी बात बताई। अब उन्होंने भाई खर्चा बढ़ाने को तो बोल दिया, लेकिन जब ये प्रस्ताव पारित किया गया था तब कॉल दरें पर मिनट बहुत ज्यादा पैसा लगता था, लेकिन जब ये प्रस्ताव आया इन्होंने कम बढ़ाने के लिए बोला तब तक कॉल दरें कम कर दी गई थी। भाई धीरे धीरे कॉल रेट्स कम हुए तो भाई ये तो ऑलरेडी अपने आप में कम हो गया है खर्चा, तो आप उसको और क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। अब दूसरी ये बात तो सहमत थे, उन्होंने सहमत दे दी, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने अपनी असहमति दिखाई। जो बात शंकर जी ने बोली थी कि हम वेतन से काटेंगे, तो ये बात उन्होंने डिनाई कर दी कि वेतन से नहीं काटना चाहिए। अब अभी भी विचारार्थ है। अब विचारार्थ किसके पास जाएगी, उप महानिदेशक प्रशासन के पास जाएगी। अब वहां से अब जो ये हमारे जो लिख रहे थे कौन थे, राजकुमार शर्मा जी, उनका नाम है, हस्ताक्षर है, नाम है, उनके पद का नाम है उप निदेशक प्रशासन। अब ये अनुषंगिक टिप्पणी किसके पास भेजी जा रही है, उप महानिदेशक प्रशासन के पास ये टिप्पणी भेजी जा रही है। फाइल अब गुरफान अहमद उप महानिदेशक प्रशासन के पाले में थी। अब उप महानिदेशक कौन है हमारे, गुरफान अहमद जी। उन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने फाइल को पढ़ी और वो एग्रीड हो गए, उन्होंने साइन कर दिया। फाइल का अगला पड़ाव महानिदेशक के पास था। मणिकांत मंडल महानिदेशक थे। अब कहां जाना था, अब दूसरा उन्होंने साइन कर दिया, वो सहमत थे, वहां से वो कहां पहुंचेगी, महानिदेशक के पास। महानिदेशक कौन थे, मणिकांत मंडल, उनके पास पहुंची। अपनी पूरी व्यवस्था के बावजूद वे हर फाइल पूरी गहराई से पढ़ते हैं। दफ्तर में 10 घंटे बैठने पर भी काम का बोझ बना रहता था और जब वे देर रात घर लौटते तो फाइलों का गट्ठर साथ साथ जाता था।
घर आई फाइलें उनकी पत्नी को सौत की तरह लगती थी, मगर वह भी थक हार कर समझौता कर चुकी थी। अब ये जो मणिकांत मंडल थे, ये भाई काम में बहुत व्यस्त व्यक्ति है, बहुत परफेक्ट है, बहुत ज्यादा काम है इनके पास। 10 घंटे ऑफिस में काम करते थे, उसके बाद भी नहीं खत्म होता था, तो फाइलें घर जाती थी जो उनकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे बीवी भी हैबिचुअल हो गई। मंडल जी एक अनुभवी और सुलझे इंसान है। फाइल पढ़कर उन्होंने महसूस किया कि नीचे के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है, लेकिन वे मुंबई कार्यालय के निदेशक के पक्ष से भी सहमत थे। दौरे पर मुंबई आते जाते उन्हें वहां की परिस्थितियों का ज्ञान था। उन्होंने सोच विचार के बाद अपनी टिप्पणी इस प्रकार लिखी। अब क्या हुआ, अब वो सहमत तो थे जो ऊपर के अधिकारियों ने लिखा, लेकिन तब भी वो जानते थे कि मुंबई में किस तरीके से कार्य होता है। वो अपनी आंखों से देख चुके थे, समझ चुके थे, तो उन्होंने इस टिप्पणी के ऊपर फिर अपनी एक टिप्पणी लिखी। अब टिप्पणी थी, टिप्पणी के ऊपर जब भी टिप्पणी लिखी जाएगी, ध्यान रखिए वो अनुषंगिक टिप्पणी ही होगी। क्या लिखा अब इन्होंने? प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है, मगर निदेशक ने खर्च की सीमा के अतिक्रमण के जो कारण दिए हैं उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता है। यानी निदेशक कौन? राजेश कुमार जी, जो मुंबई वाले हैं, उन्होंने जो बोला, रीजंस बताए थे ना कि क्यों खर्चा बढ़ा है, वो उनके बारे में। अपने दौरे में मैंने ये पाया कि पिछले 6 महीनों के दौरान केंद्र की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन पर हुआ खर्च उचित प्रतीत होता है। उन्होंने बोला कि जो भाई टिप्पणी लिखी गई है एकदम सही है, लेकिन चूंकि मैं दौरे पे जाता रहता हूं, मैंने वहां देखा है कि इस तरह खर्चा होता है, तो मैं इस चीज से सहमत हूं जो राकेश कुमार जी ने मांग करी है। खर्च की सीमा संबंधित परिपत्र तैयार करने के क्रम से अलग अलग केंद्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। मुंबई की तुलना अन्य स्थानों में नहीं हो सकती, अतः मुंबई के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। अब उन्होंने ये चीज बताई कि भाई हर विभाग में अलग अलग काम होता है, हर स्टेट में, हर सिटी में अलग अलग काम होगा। आप सारी सिटीज को एक ले लोगे तो नहीं हो सकता। भाई जो चीज मुंबई में हो रही है वो जरूरी नहीं कि पटना में हो, जरूरी नहीं कि लखनऊ में हो, जरूरी नहीं कि आपका रायपुर में हो। तो हर जगह अलग अलग चीजें होंगी ना, कहीं पे ज्यादा सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, कहीं पे कम होंगी। तो मुंबई में ज्यादा है, तो वो बोल रहे हैं कि बढ़ा देना चाहिए प्रति माह। चूंकि मासिक व्यय संबंधी पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद जारी किया गया था, अतः बोर्ड की अगली बैठक में इस पूरे मसले को प्रस्तुत कर उसकी अनुमति ली जानी चाहिए। तो उन्होंने साथ में यह भी बोला कि इससे पहले वाला जो आदेश आया था वो बोर्ड की सहमति से ही प्रस्तुत किया गया था, इसलिए आगे खर्च बढ़ाने की जो भी सहमति होगी वो बोर्ड द्वारा ही ली जाएगी। साइन किया उन्होंने अपना, मणिकांत मंडल, अपना नाम लिखा, अपना पद लिखा। अब ये कहां जाएगी? उप महानिदेशक के पास वापस जाएगी। पहले महानिदेशक, उप महानिदेशक ने महानिदेशक को भेजी थी, तो अब ये फिर कहां जाएगी? उप महानिदेशक के पास में। उधर अपने पत्र का कोई जवाब ना पाकर मुंबई केंद्र के निदेशक राकेश कुमार जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने महानिदेशालय को अपनी पहली चिट्ठी याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुस्मारक यानी रिमाइंडर भेजा, जो इस प्रकार था। भाई इधर कार्यालय के अंदर वो पत्र घूम रहा है इनका, और उस पर टिप्पणी पे टिप्पणी लिखी जा रही है, और उधर राकेश कुमार जी को अभी तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो भाई वो परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने पत्र को याद दिलाने के लिए एक पत्र लिख डाला, जो क्या था? स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र। ये क्या था? अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई। कहां से लिखा गया है नाम? मुंबई से लिखा जा रहा है। फाइल संख्या लिख दी। सेवा में महानिदेशक, अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान, तिलक मार्ग नगर, नई दिल्ली। जो भी उसका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आया। विषय लिखा, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। उन्होंने वही विषय डाला, किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं, डेट मेंशन करी। फिर महोदय कृपा उपयुक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समस्मयक पत्र का स्मरण करें जो 15 मार्च 2005 को भेजा गया था। निवेदन है, मोबाइल फोन की मासिक व्यय सीमा बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी करें। भवदीय राकेश कुमार, अपना नाम और पद। तो उन्होंने ये याद दिलाया कि मैंने एक पत्र भेजा था, कृपया करके उसको देखिए और उसमें जल्द से जल्द कोई फैसला कीजिए, और कृपया करके उसको पॉजिटिवली यानी कि उसको हाँ भरिए, हमारे खर्च को बढ़ा दीजिए। तो राकेश कुमार जी ने इस तरीके से एक स्मरण या अनुस्मारक पत्र लिखा।
अब ये जो हम अनुस्मारक पत्र लिखते हैं, इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। क्या भी होती हैं? जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता, याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। तो यहां पर जब कोई चीज नहीं आ रही तो बार बार हम रिमाइंडर भेजते ना, भाई कर दीजिए कर दीजिए, तो उसी तरीके से उस रिमाइंडर के तौर पर एक पत्र को भेजा जाता है, जिसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र बोला जाता है। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह होता है, मगर आकार छोटा होता है। जो प्रारूप हमने औपचारिक पत्र का देखा था, सेम उसी तरह का इसका फॉर्मेट रहता है, लेकिन ये छोटा रहता है। इसमें ज्यादा बातें नहीं, क्योंकि हम याद दिला रहे हैं तो इसमें हमें ज्यादा बातें नहीं लिखनी होती है। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला भी दिया जाता है, जैसे कि इस पत्र में दिया गया था। जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं, वो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, एक दूसरे को अनुस्मारक 2, तीसरे को अनुस्मारक 3 इत्यादि दिए जाते हैं। जब एक के बाद एक कई रिमाइंडर्स लिखते हैं हम, तो 1 2 3 करके हम लिख देते हैं। तो जितने भेजते जाएंगे, अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3, अनुस्मारक 4, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। महानिदेशक ने इस अनुस्मारक को गुरफान अहमद उप महानिदेशक के पास इस हिदायत के साथ भेजा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक को एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए। अब ये स्मरण पत्र जब आ गया शंकरन जी के पास, तो उन्होंने ये किसको भेज दिया? गुरफान अहमद जी के पास भेजा, जो उप महानिदेशक थे, कि भाई कुछ इनको जवाब दे दीजिए, परेशान हो रहे हैं, रिमाइंडर भेजा, पहले पत्र भेजा, अब रिमाइंडर भेज रहे हैं, तो उनको आप एक पत्र भेज दीजिए। गुरफान अहमद के पास फाइल भी लौट चुकी थी, मतलब वापस उनके पास आ चुकी थी। मणिकांत जी ने जब साइन कर दिया था, उसके बाद फिर से वो गुरफान अहमद के पास आ गई थी। महानिदेशक के निचले अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा को बिल्कुल ही उलट दिया। ये बात एक क्षण के लिए गुरफान अहमद को चुभी। अब मणिकांत जी ने वो चीज पलट दी थी, तो ये बात गुरफान अहमद जी को बहुत चुभी कि भाई सारे प्रशासनिक अधिकारियों की बात इन्होंने पलट दी है, तो ये गुरफान अहमद जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन अनुभव ने उन्हें अच्छी तरह सिखा दिया था कि कार्यालय के दैनिक कार्य व्यापार में ऐसी उलटफेर होती रहती है। उनको पता था कि ऐसा होता रहता है और इसे खेल भावना से ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने तय किया कि बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजी जाने वाली टिप्पणी वे स्वयं ही तैयार करेंगे। यानी कि अब बोर्ड को जो ये पत्र स्वीकृति जो भेजना है, वो तैयार करने का काम कौन करेंगे? गुरफान अहमद जी खुद करेंगे। और राकेश कुमार को अंतरिम उत्तर भी खुद ही भेजेंगे। मतलब बोर्ड को भी लेटर गुरफान जी लिखेंगे और राकेश कुमार का जो स्मरण पत्र आया है उस पे उत्तर भी कौन लिखेगा? हमारे गुरफान अहमद जी ही लिखेंगे। मुंबई केंद्र के निदेशक राकेश कुमार को उन्होंने एक अंतरिम उत्तर अर्ध सरकारी पत्र यानी डीओ लेटर के रूप में इस प्रकार भेजा। अब उन्होंने उत्तर पत्र जो अंतरिम उत्तर अर्ध सरकारी पत्र लिखा। अब ये अर्ध सरकारी पत्र हम लिख रहे हैं, गुरफान अहमद जी लिख रहे हैं किसको? राकेश कुमार जी को। अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान महानिदेशालय। अब ये चूंकि दिल्ली से लिखा जा रहा है, महानिदेशालय के ऑफिस से लिखा जा रहा है, तो वहां का नाम आएगा। अब फाइल संख्या आई, फिर कौन लिख रहा है? अब ये हम लिख रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट जो है ये थोड़ा व्यवहारिक पत्र हो जाता है, जिसे हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं ना, इसका फॉर्मेट उस तरीके से होता है। अब जो पत्र लिख रहा है वो अपना ऊपर लिखेगा, गुरफान अहमद उप महानिदेशक। अब वहां यहां पर डेट आ गई। फिर अब किसको लिख रहे हैं? उसे हम प्रिय या श्री लिख के लिखेंगे, क्योंकि हम अपनों को ही प्रिय और श्री लिखते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा? प्रिय या श्री कुमार। कृपया 15 मार्च 2005 और 26 अप्रैल 2005 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें, जो मोबाइल फोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के बारे में है। तो राकेश कुमार जी ने 2 पत्र भेजे थे। एक पहला पत्र भेजा था औपचारिक पत्र, और दूसरा स्मरण यानी अनुस्मारक पत्र भेजा था। उन दोनों पत्रों के बारे में उन्होंने पहले पैरा में लिखा। आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। चूंकि व्यय सीमा की बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, अतः हम इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस मसले पर बोर्ड के निर्णय से हम आपको अवगत करा देंगे, शुभकामनाओं सहित। तो उन्होंने ये चीज बता दी कि भाई ये फैसला हम नहीं कर सकते, फैसला कौन करेगा? बोर्ड करेगा। तो जब बोर्ड जो भी फैसला लेगा उससे हम आपको अवगत करा देंगे।
अभी उनको क्या बोला, शुभकामनाओं के साथ में बोला कि शुभकामनाएं हैं। अब यहां उन्होंने जो लिख रहे हैं, अपना दाहिनी तरफ नाम लिखेंगे, आपका गुरफान अहमद, हस्ताक्षर, फिर गुरफान अहमद। अब ये किसको भेज रहे हैं, निदेशक श्री राकेश कुमार, दूरदर्शन केंद्र मुंबई, वहां भेज रहे दूरदर्शन केंद्र में, तो वहां पर इन्होंने उनका नाम लिख दिया। अब ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, इसमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है। वो बातें क्या होती हैं, औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें एक मैत्री भाव होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम जो है बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं, जैसे हम क्लोजेस्ट जो पत्र लिखते हैं लोगों को, वो फॉर्मेट रहता है अनौपचारिक पत्र जैसे हम लिखते हैं। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो, यानी कि जब हम व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, जैसे कि गुरफान अहमद राकेश कुमार जी को जानते हैं, इसलिए इस तरीके के अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है या उस व्यक्तिगत परामर्श लिया जाता है। तो इस तरह के पत्र कब लिए जाते हैं, जब हम संबंधित अधिकारी को हम उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि आप काम डाउन रहिए, हम दे रहे हैं, हम कर देंगे, इस तरीके की बात होती है। तब प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, प्रेषक यानी कि जो भेज रहा है, उसके नीचे उसका पद नाम होता है, यानी कि जो वो पद ग्रहण करते हैं, जो पत्र लिख रहे हैं। अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है अगर उपलब्ध हो। तो इसमें कहां आप सिंपल पेपर पे नहीं लिख सकते, इस पे आपको कहां पत्र लिखा जाएगा, जो कार्यालय का लेटर हेड होगा, जिसके ऊपर जो आपका पूरा एड्रेस लिखा रहता है। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता। ऐसे पत्र में आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाला संबोधित प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है, यानी कि यहां पर हम क्लोजनेस दिखाते हैं, तो इसलिए हम प्रिय या प्रिय श्री वगैरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पद के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भवदीय के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। हम अपनापन दिखाने के लिए करते हैं, ये अर्ध सरकारी पत्र है, तो उसमें भवदीय का प्रयोग ना करके आपका शब्द लिखा जाता है। अंत में बाईं ओर संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, पूरा पता लिखा जाता है। जिसको हम जो लिख रहा है संबंधित अधिकारी, हम अपना पूरा लिखेंगे, और जिसको भेज रहे हैं उसका भी नाम पता हम पूरा लिखते हैं, जैसे कि हमने अर्ध सरकारी पत्र में अभी किया था। तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट 2 था, इसमें हमने 3 तरह के पत्रों को पढ़ा। 3 तरह के हमारे अनुषंगिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और स्मरण पत्र, ये 3 तरह के पत्रों को हमने पढ़ा। यहां पर खत्म हो गया। इसके आगे और भी अभी पत्र जो लिखे जाएंगे, जो हम इसके भाग 3 में देखेंगे। ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपको हिंदी का या किसी और सब्जेक्ट में कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए परेशान नहीं हुई, आप आ जाइए हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। यहाँ पर क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जहां पर वॉच नाउ लिखा हुआ है। वॉच नाउ देखते ही आप जैसे ही करेंगे, वहां पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब आपके सामने होंगे। आप बुक सेलेक्ट करिए, फिर अपना चैप्टर सेलेक्ट करिए। चैप्टर सेलेक्ट करते ही उसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।